आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। अम, आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था की एकदम रीढ़ है। बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि हम शायद ही कभी उस अदृश्य मशीनरी के बारे में सोचते हैं जो इस पूरी अर्थव्यवस्था को चला रही है। हाँ, सही कहा। तो आज का हमारा विषय है कंप्यूटरीकृत वातावरण में कोर बैंकिंग प्रणाली और अकाउंटिंग। जो कि एक बहुत ही भारी भरकम नाम लगता है सुनने में। हाँ, लगता तो है, लेकिन हम इसे बहुत आसान भाषा में डिकोड करेंगे। और ये पूरी चर्चा हमारी एक बहुत ही विस्तृत अध्ययन सामग्री पर आधारित है जिसका नाम है AFM18.PDF। जो कि बहुत ही शानदार स्रोत है इस पूरे विषय को समझने के लिए। एकदम। तो आज का हमारा जो मिशन है ना, वो ये समझना है कि कैसे वित्तीय दुनिया उन पुराने दिनों से निकलकर, जहां मुनीम जी बड़ी बड़ी लाल रंग की फाइलों और लेजर के बीच बैठे रहते थे, वहां से निकलकर आज के 24 घंटे वाले इंटरनेट और न्यू बैंकिंग के युग तक कैसे पहुंच गई। और ये सफर बहुत ही रोमांचक रहा है। बिल्कुल रहा है। तो जिन श्रोताओं को बिना किसी तकनीकी उलझन के इस पूरे विकासक्रम को समझना है, उनके लिए ये चर्चा एकदम सही है। आइए इसे समझते हैं कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कंप्यूटर के व्यावसायिक उपयोग ने पूरी अकाउंटिंग की दुनिया का ढांचा ही बदल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का समय मतलब अगर देखा जाए तो सिर्फ भू राजनीतिक रूप से ही नहीं, तकनीकी रूप से भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, तकनीकी छलांग थी वो एक तरह से। बिल्कुल, क्योंकि उस समय तक अकाउंटिंग का मतलब था कागजों के बड़े बड़े पहाड़, इंक और वो पुराने मैकेनिकल वाले कैलकुलेटर, जिनमें बहुत समय लगता था। बहुत ज्यादा। लेकिन कंप्यूटर के आने से ना सिर्फ गणनाएं तेज हुई, बल्कि इसने जानकारी को प्रोसेस करने, स्टोर करने और एनालाइज करने का पूरा तरीका ही पलट कर रख दिया। अध्ययन सामग्री बहुत स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर देती है कि आज के समय में मैनुअल अकाउंटिंग की कल्पना करना भी बेमानी है। हाँ, आज के जमाने में तो कोई सोच भी नहीं सकता बिना कंप्यूटर के बिजनेस करना। बड़े कॉर्पोरेट से लेकर गली के छोटे व्यवसायी तक हर कोई कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग अपना चुका है, क्योंकि कंप्यूटर असल में कच्चे डेटा को लेता है और प्रोग्राम किए गए निर्देशों के अनुसार उसे ऐसी जानकारी में बदल देता है जिस पर बहुत ही महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लिए जा सकते हैं। यानी हम अब सिर्फ बुक कीपिंग तक सीमित नहीं है। नहीं, अब हम पूरी तरह से कंप्यूटर कीपिंग के युग में जी रहे हैं। इस बदलाव की जो विशालता है ना, उसे समझने के लिए एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ एक दिन में 1000 सेल्स इनवॉइस जनरेट हो रहे हैं। 1000 इनवॉइस रोजाना, ये बहुत बड़ा नंबर है मैनुअल काम के लिए। बिल्कुल। अगर मैनुअल सिस्टम हो तो एक व्यक्ति को उन 1000 इनवॉइस को अलग अलग लेजर में दर्ज करने, उनका मिलान करने और फिर महीने के अंत में ट्रायल बैलेंस बनाने में मतलब कई दिन लग जाएंगे। दिन क्या, शायद हफ्ते लग जाएं, और फिर भी कोई ना कोई एंट्री छूट ही जाएगी। हाँ, इंसानी गलती तो होगी ही। लेकिन एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में जैसे ही इनवॉइस एंटर होता है, वो डेटा पलक झपकते ही कस्टमर के खाते, इन्वेंट्री रिकॉर्ड और कंपनी के मुख्य लेजर में एक साथ अपडेट हो जाता है। रियल टाइम में? रियल टाइम में, बिल्कुल। इसके फायदे बहुत साफ हैं। काम की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है और मानवीय गलतियों की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है, जिसे हम एक्यूरेसी कहते हैं। और इकोनॉमी भी तो है। हाँ, लंबी अवधि में देखा जाए तो कर्मचारियों की एक पूरी फौज रखने से ये सिस्टम आर्थिक रूप से भी बहुत सस्ता पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, उसी एक डेटाबेस से मैनेजमेंट अपनी जरूरत के हिसाब से दर्जनों अलग अलग रिपोर्ट्स बस कुछ ही सेकंड में निकाल सकता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस स्पीड और एक्यूरेसी की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कीमत? मतलब किस तरह की कीमत? देखिए, जब कोई संस्था मैनुअल सिस्टम से कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में शिफ्ट होती है ना, तो सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक बदलाव जो आता है वो है ऑडिट ट्रेल का अदृश्य हो जाना। ऑडिट ट्रेल का अदृश्य होना, इससे थोड़ा और विस्तार से समझाइए, क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। मैं बताता हूँ। मैनुअल सिस्टम में क्या होता है कि हर एक एंट्री भौतिक रूप से मौजूद होती है कागज पर। हाँ, कोई भी उसे छू सकता है, देख सकता है। बिल्कुल। कोई ऑडिटर किसी कागज पर लिखी गई रकम को आराम से देख सकता है। अगर किसी ने कोई आंकड़ा बदला है तो वो कटी हुई लिखाई, अलग रंग की स्याही या व्हाइटनर के निशान के रूप में एकदम साफ दिख जाएगा। वाउचर से लेकर जर्नल और लेजर तक हर कदम को फिजिकली ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन कंप्यूटर में तो ऐसा कोई कागज होता ही नहीं है। यही तो बात है, कंप्यूटर में डेटा पूरी तरह से अदृश्य होता है।
वो बस हार्ड डिस्क पर स्टोर कुछ डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिस्टम में 100 को बदलकर 1000 कर दे तो वो स्क्रीन पर बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, उसका कोई भौतिक निशान नहीं छूटता। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही डरावना है। इसीलिए हमारी स्रोत सामग्री में स्पेक्टैकुलर कंप्यूटर फ्रॉड्स यानी बड़े पैमाने पर हुई कंप्यूटर धोखाधड़ी का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। अदृश्य डेटा में हेरफेर करना आसान है और उसे पकड़ना कहीं ज्यादा मुश्किल है। ये एक बहुत ही गंभीर बिंदु है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिस तकनीक ने हमारा काम आसान बनाया, उसी तकनीक ने धोखाधड़ी के तरीकों को भी बहुत ज्यादा एडवांस और परिष्कृत कर दिया है। एकदम सही कह रही हैं आप। और नुकसान सिर्फ धोखाधड़ी तक ही सीमित नहीं है। स्रोत सामग्री इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम लागू करने के लिए ना एक बहुत भारी शुरुआती निवेश की जरूरत होती है। हाँ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का खर्चा। हाँ, महंगे हार्डवेयर खरीदने पड़ते हैं, विशेष प्रोग्रामर्स की जरूरत होती है जो इतने जटिल सॉफ्टवेयर लिख सकें, और जो कर्मचारी सालों से पेन पेपर पर काम कर रहे थे, उन्हें नई तकनीक सिखाने के लिए बहुत लंबी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। और एक चीज जो आपने मिस कर दी, वो खतरा जो मैनुअल सिस्टम में कभी था ही नहीं। आप कंप्यूटर वायरस की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। एक छोटा सा दुर्भावनापूर्ण कोड या वायरस सालों की मेहनत और पूरे डेटा को एक झटके में मिटा सकता है। किसी कागज को दीमक लगने में तो सालों लगते हैं, पर वायरस सेकंडों में सब खत्म कर देता है। और इसी डर के कारण नियमित रूप से सर्वर और क्लाउड पर बैकअप लेना किसी भी संस्था के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है। बिना बैकअप और सख्त सुरक्षा उपायों के ये पूरी व्यवस्था सच कहूं तो ताश के पत्तों के महल जैसी है। लेकिन इन सब जोखिमों के बावजूद ऑटोमेशन कोई विलासिता नहीं थी, बल्कि बैंकों और बड़े संस्थानों की सबसे बड़ी मजबूरी बन गया था। क्योंकि काम इतना बढ़ गया था। हाँ, आधुनिक अर्थव्यवस्था में लेन देन का वॉल्यूम इतना ज्यादा हो गया था कि कोई भी इंसानी फौज उसे संभाल ही नहीं सकती थी। चेक क्लियरेंस हो, फंड ट्रांसफर हो या फिर ब्याज की गणना, ये सब स्वचालित होने ही थे। यहाँ चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं जब हम विकेंद्रीकृत सिस्टम से केंद्रीकृत सिस्टम की ओर उस बड़े बदलाव की बात करते हैं, जिसे आज हम कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस या सीबीएस कहते हैं। वो दौर भी क्या दौर था, जब हर ब्रांच अपना अलग ही सिस्टम चलाती थी। हाँ, पहले हर ब्रांच का अपना एक अलग सर्वर होता था। दिन भर का काम उस ब्रांच के सर्वर पर होता था और फिर रात में वो डेटा हेड ऑफिस भेजा जाता था बैच प्रोसेसिंग के जरिए। हर ब्रांच अपने आप में एक अलग द्वीप की तरह कटी हुई थी। किसी को नहीं पता होता था कि दूसरी ब्रांच में क्या चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन फिर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का विचार आया, जिसने 24 घंटे और कहीं से भी बैंकिंग करने की सुविधा को जन्म दिया। लेकिन एक मिनट, अगर हम इस केंद्रीकरण का थोड़ा आलोचनात्मक विश्लेषण करें तो क्या ये एक बहुत बड़ा प्रणालीगत जोखिम या सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर पैदा नहीं करता? आप किस मायने में कह रहे हैं? मेरा मतलब है, अगर पूरे देश के सभी खातों का डेटा एक ही मुख्य सर्वर पर है और किसी वजह से वो सर्वर क्रैश हो जाए, तो क्या पूरे देश का बैंकिंग सिस्टम तुरंत ठप नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही शानदार और तकनीकी रूप से एकदम सटीक सवाल है, और यही वो कारण है जिसकी वजह से डिजास्टर रिकवरी साइट्स का कॉन्सेप्ट अस्तित्व में आया। अच्छा, डीआर साइट्स। हाँ, बैंक कभी भी अपना डेटा सिर्फ एक ही सर्वर पर नहीं रखते। उनका एक प्राइमरी डेटा सेंटर होता है और देश के किसी दूसरे भौगोलिक हिस्से में एक बैकअप सेंटर होता है जो रियल टाइम में सिंक होता रहता है। यानी अगर प्राइमरी फेल हो जाए तो बैकअप सर्वर तुरंत सारा काम संभाल लेता है। अगर एक शहर में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए और प्राइमरी सर्वर पूरी तरह से नष्ट हो जाए, तब भी डेटा सुरक्षित रहता है। ये तो बहुत ही जरूरी कदम है। और बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इस सेंट्रलाइज्ड कोर बैंकिंग ने बैंकों की पूरी व्यावसायिक रणनीति को ही बदल कर रख दिया। वो कैसे? देखिए, जब ग्राहकों का सारा डेटा, उनके लेन देन, उनकी बचत, उनके खर्च करने के तरीके, सब कुछ एक ही जगह पर उपलब्ध हो गया, तो बैंकों ने खुद को सिर्फ पैसे जमा करने वाली संस्था से एक मार्केटिंग एजेंसी में बदल लिया। हाँ, आजकल बैंक हर चीज बेच रहे हैं। बिल्कुल। यहीं पर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी सीआरएम की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। स्रोत के अनुसार बैंक अब इस डेटा का बहुत गहराई से विश्लेषण करते हैं। जैसे अगर मेरे खाते में अचानक कहीं से बड़ी रकम आ जाए तो बैंक का सिस्टम तुरंत ट्रिगर होगा और आपको म्यूचुअल फंड या जीवन बीमा बेचने का ऑफर भेज देगा। तकनीक ने बैंकों को अपने ग्राहकों की वित्तीय आदतों को समझने की वो ताकत दी है जो पहले कभी मैनुअल जमाने में संभव ही नहीं थी। और ये पूरी जो जटिल व्यवस्था है, ये कुछ बहुत ही शक्तिशाली सॉफ्टवेयर के कंधों पर टिकी है। स्रोत सामग्री में इन्फोसिस फिनिकल, टीसीएस बैंक्स और ओरेकल फ्लेक्सक्यूब जैसे कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर का जिक्र है। ये दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन बैंकिंग सॉफ्टवेयर हैं। हाँ, इन सॉफ्टवेयर्स का आर्किटेक्चर बहुत दिलचस्प है।
ये एक ही बड़े प्रोग्राम की तरह काम नहीं करते, बल्कि कई अलग अलग लेयर्स या परतों में बटे होते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन लेयर, डिलीवरी लेयर, एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस लेयर। बिल्कुल। क्या आप इन लेयर्स को किसी आसान एनालॉजी के जरिए समझा सकते हैं, ताकि ये जो थोड़ा सा तकनीकी शब्द जाल है ये हमारे श्रोताओं के लिए स्पष्ट हो सके? हाँ, इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं, एक बड़े और आधुनिक रेस्टोरेंट के उदाहरण से। ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर उस रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड या वो स्क्रीन है जिससे ग्राहक देखता है। बैंकिंग में ये आपका मोबाइल ऐप या एटीएम की स्क्रीन है, जहां से हम इंटरैक्ट करते हैं। बिल्कुल। फिर आती है डिलीवरी लेयर। ये वो वेटर है जो आपका ऑर्डर लेता है और उसे किचन तक पहुंचाता है। बैंकिंग में ये वो नेटवर्क या इंटरनेट है जो आपके ऐप से निर्देश लेकर बैंक के सिस्टम तक ले जाता है। समझ गई। उसके बाद है एप्लीकेशन लेयर। ये उस रेस्टोरेंट का हेड शेफ है जिसे सारे नियम पता हैं, रेसिपी क्या है, कौन सा ऑर्डर पहले जाएगा, ये सब। बैंकिंग में ये लेयर तय करती है कि खाते में पैसे हैं या नहीं और क्या ये लेन देन नियमों के तहत सही है। ये सबसे अहम हिस्सा लग रहा है मुझे। हाँ, ये दिमाग है सिस्टम का। और अंत में आती है डेटाबेस लेयर, जो कि रेस्टोरेंट की पेंट्री या स्टोर रूम है जहां सारा कच्चा माल रखा है। बैंकिंग में ये वो जगह है जहां ग्राहकों का असली डेटा, उनका बैलेंस और सारे रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से स्टोर होते हैं। ये एनालॉजी इसे बहुत ही स्पष्ट कर देती है। और इसी एप्लीकेशन लेयर में, यानी हमारे हेड शेफ वाले हिस्से में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल काम करता है, जिसे द मेकर चेकर फंक्शनैलिटी कहा जाता है। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है कोर बैंकिंग का। जब हमने पहले बात की थी कि अदृश्य डेटा के कारण अंदरूनी धोखाधड़ी का खतरा बहुत बढ़ जाता है, तो ये मेकर चेकर उसी खतरे का एक सीधा और तकनीकी जवाब है। सही कहा आपने। जब सारा डेटा डिजिटल है तो कोई भी एक कर्मचारी अपनी मर्जी से किसी भी खाते में पैसे डाल या निकाल सकता है। इस जोखिम को पूरी तरह खत्म करने के लिए सिस्टम को इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि कोई भी एक व्यक्ति अकेले किसी भी वित्तीय लेनदेन को पूरा ना कर सके। शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। बिल्कुल। जो क्लर्क सिस्टम में लेनदेन की एंट्री करता है उसे मेकर कहते हैं। उसकी एंट्री तुरंत पास नहीं होती, बल्कि वो सिस्टम के अंदर एक वर्चुअल कतार में चली जाती है, पेंडिंग स्टेटस में। हाँ, फिर एक उच्च अधिकारी जिसे चेकर कहा जाता है, वो अपने सिस्टम पर उस कतार को खोलता है। वो उस एंट्री की सत्यता जांचता है और अपने अधिकारों का उपयोग करके उसे ऑथराइज करता है। मतलब जब तक चेकर अपनी मुहर नहीं लगाता, तब तक पेंट्री में यानी डेटाबेस लेयर में कोई बदलाव नहीं होता। एकदम सटीक। ये सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज का एक बेहतरीन तकनीकी रूप है। जब हम मेकर चेकर जैसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जहां मुख्य खतरा बाहर से नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर मौजूद लोगों से है, तो चर्चा स्वाभाविक रूप से एक और भी बड़े विषय की ओर मुड़ जाती है, सूचना सुरक्षा। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो आज के समय में सबसे अहम है। हाँ, अगर सारा खजाना उस डेटाबेस रूपी पैंट्री में बंद है, तो इस पैंट्री के दरवाजे कैसे सुरक्षित रखे जाते हैं? स्रोत सामग्री बहुत स्पष्ट करती है कि सूचना सुरक्षा केवल आईटी विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, ये उस संस्था के हर एक कर्मचारी का दायित्व है। और ये सूचना सुरक्षा का ढांचा कई परतों में बुना जाता है। इसमें लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल शामिल है, जिसका सीधा सा मतलब है कि सिस्टम में किसे कौन सा हिस्सा देखने या बदलने का अधिकार है। हर किसी को हर चीज का एक्सेस नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इसमें फिजिकल सिक्योरिटी भी है, जैसे मुख्य सर्वर रूम में जाने के लिए बायोमेट्रिक लॉक का होना, और फिर नेटवर्क सिक्योरिटी, जहां बाहर के हैकर्स को रोकने के लिए मजबूत फायरवॉल लगाए जाते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प और सख्त नियम उन कर्मचारियों के रोजमर्रा के काम करने के तरीकों पर लागू होते हैं। हाँ, अध्ययन सामग्री में डेस्कटॉप और लैपटॉप के उपयोग के जो नियम बताए गए हैं, वो किसी भी आम ऑफिस की तुलना में बेहद सख्त हैं। बहुत ज्यादा सख्त। कोई भी कर्मचारी अपने सिस्टम में कोई अनधिकृत सॉफ्टवेयर या अपनी मर्जी का कोई नया हार्डवेयर इंस्टॉल कर ही नहीं सकता। और एक नियम जो विशेष रूप से ध्यान खींचता है, वो है किसी भी बाहरी राउटर या इंटरनेट डोंगल को कंप्यूटर से कनेक्ट करने पर पूर्ण प्रतिबंध। ये तो सबसे बड़ी गलती होती है जो लोग अक्सर अनजाने में कर देते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा इसलिए है, जैसे ही आप बैंक के सुरक्षित कंप्यूटर में अपना कोई बाहरी डोंगल लगाते हैं, आप अनजाने में बैंक के बेहद सुरक्षित और फायरवॉल से घिरे आंतरिक नेटवर्क को सीधे उस अराजक और असुरक्षित पब्लिक इंटरनेट से जोड़ देते हैं। ये तो सीधे बैंक की सुरक्षा चक्रव्यूह में एक बहुत बड़ा छेद करने जैसा है। हैकर्स इसी ताक में रहते हैं। बिल्कुल। और अपनी डेस्क से उठते समय सिस्टम को लॉक करना भी उतना ही अनिवार्य है, चाहे आप 1 मिनट के लिए क्यों ना जा रहे हो। और इन सब से ऊपर है पासवर्ड मैनेजमेंट।
अक्सर लोगों को लगता है कि पासवर्ड के नियम सिर्फ परेशान करने के लिए होते हैं। हाँ, हर किसी को चिढ़ होती है बार बार पासवर्ड बदलने से। 8 अक्षरों का पासवर्ड जिसमें नंबर और स्पेशल कैरेक्टर हो, डिक्शनरी का कोई शब्द ना हो, अपना नाम ना हो, ये सब तो अब खैर आम बात हो गई है। लेकिन बैंकों में एक नियम बहुत सख्ती से लागू होता है, पासवर्ड को हर 30 दिन में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से बदलना। ये 30 दिन वाला जो नियम है ना, ये बहुत से लोगों को वाकई झुंझलाहट भरा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का असल तर्क क्या है? इसके पीछे का तर्क बहुत ही गहरा है। ये सिर्फ पासवर्ड चोरी होने से बचाने के लिए नहीं है। मान लीजिए किसी कर्मचारी का ट्रांसफर हो गया या उसने बैंक की नौकरी छोड़ दी और उसका अकाउंट सिस्टम में एक्टिव रह गया। अच्छा, तो वो अकाउंट एक कमजोर कड़ी बन जाएगा। बिल्कुल। अगर पासवर्ड बदलने की अनिवार्यता नहीं होगी तो वो पुराना अकाउंट सालों तक सिस्टम में एक गुप्त दरवाजे की तरह खुला रहेगा, जिसका कोई भी अंदर का व्यक्ति गलत इस्तेमाल कर सकता है। समझ गई। 30 दिन का नियम सिस्टम में मौजूद हर उस पहुंच को एक्सपायर कर देता है जो लगातार अपडेट नहीं की जा रही है। इसके अलावा पासवर्ड को कहीं भी लिख कर रखना, चाहे कागज पर या किसी इलेक्ट्रॉनिक फाइल में, बैंक में एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। ये सब उस अदृश्य डेटा को सुरक्षित रखने के प्रणालीगत बचाव है, गांव को इंटरनेट के विशाल और खुले नेटवर्क पर ला सकें। और यहीं से बैंकिंग के एक नए युग की शुरुआत होती है। इंटरनेट बैंकिंग का युग। हाँ, एक समय था जब बैंकिंग का मतलब था हफ्ते में केवल 5.5 दिन काम होना। शनिवार दोपहर के बाद बैंक बंद, तो मतलब सब कुछ बंद, कोई लेन देन नहीं हो सकता। लेकिन इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम और मोबाइल ऐप्स ने इसे 7 दिन और 24 घंटे की सेवा बना दिया। और इसी निरंतर कनेक्टिविटी ने ओमनी चैनल बैंकिंग जैसी अवधारणाओं को संभव बनाया। ये ओमनी चैनल बैंकिंग मल्टी चैनल से कैसे अलग है? यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है। बैंक के पास वेबसाइट, ऐप और एटीएम होना ये मल्टी चैनल है। आपके पास कई रास्ते हैं, लेकिन ओमनी चैनल का मतलब है इन सभी रास्तों के बीच रियल टाइम तालमेल और स्टेट परसिस्टेंस। स्टेट परसिस्टेंस, ये थोड़ा तकनीकी हो गया। एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए ग्राहक व्हाट्सएप चैटबॉट पर पर्सनल लोन के लिए आवेदन करना शुरू करता है, लेकिन बीच में उसे कोई काम आ जाता है और वो रुक जाता है। ठीक है। 2 घंटे बाद जब वो बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन करता है तो वेबसाइट उसे ठीक उसी जगह से आवेदन पूरा करने का विकल्प देती है जहां उसने व्हाट्सएप पर छोड़ा था। उसे दोबारा जानकारी नहीं भरनी पड़ती। डेटा एक चैनल से दूसरे चैनल पर बिना किसी बाधा के प्रवाहित होता है। ये तो ग्राहक अनुभव को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। हाँ। बहुत ही सुविधाजनक है। बिल्कुल, ये तकनीक ग्राहकों को एक निर्बाध अनुभव देती है। और इसी तकनीकी छलांग का सबसे आधुनिक और शायद सबसे क्रांतिकारी रूप जो हम आज देख रहे हैं, वो है नियो बैंकिंग। नियो बैंकिंग ये आज का सबसे हॉट टॉपिक है फाइनेंस में। हम में से बहुत से लोग अब इसके नाम से वाकिफ हैं। ये वो बैंक है जिनकी जमीन पर कोई ईंट पत्थर की बिल्डिंग या भौतिक शाखा होती ही नहीं है। सब कुछ एक स्मार्टफोन ऐप के अंदर होता है। हाँ, 100% डिजिटल। लेकिन मुझे तकनीकी रूप से ये समझना है कि जब इन नियो बैंकों के पास पारंपरिक बैंकों जैसा विशाल सर्वर रूम या खुद का कोई इतना बड़ा कोर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, तो वो इतनी सुचारू रूप से काम कैसे करते हैं? ये नियो बैंकिंग का सबसे शानदार पहलू है। अगर हम अपनी उस रेस्टोरेंट वाली एनालॉजी पर वापस जाएं, तो नियो बैंकों ने खुद का डेटाबेस यानी पेंट्री या एप्लीकेशन लेयर यानी किचन बनाने में करोड़ों का भारी निवेश नहीं किया। तो वो खाना कहाँ से ला रहे हैं? वो पारंपरिक बड़े बैंकों के साथ साझेदारी करते हैं। नियो बैंक अपना सारा ध्यान और पैसा सिर्फ प्रेजेंटेशन और डिलीवरी लेयर को विश्व स्तरीय और अत्यधिक यूजर फ्रेंडली बनाने पर लगाते हैं। अच्छा, मतलब वो इंटरफेस पे काम करते हैं। बिल्कुल। वे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी एपीआई का उपयोग करके पारंपरिक बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ जाते हैं। ग्राहक को लगता है कि वो एक बहुत ही कूल और आधुनिक ऐप का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में सारा भारी भरकम काम, पैसा सुरक्षित रखने का काम उसी पुरानी और मजबूत कोर बैंकिंग प्रणाली द्वारा किया जा रहा होता है। ये तो बहुत ही स्मार्ट मॉडल है। हाँ, जिसने बैंकिंग को सस्ता, तेज और आज की जो टेक सेवी पीढ़ी है उसके लिए बेहद आकर्षक बना दिया है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो हमने देखा कि कैसे अकाउंटिंग की दुनिया भौतिक कागजों और स्याही से निकलकर पूरी तरह से अदृश्य डेटा में तब्दील हो गए। एक बहुत लंबा सफर तय किया हमने। हाँ, हमने समझा कि कैसे ब्रांच लेवल के अलग-अलग सर्वरों ने एक विशाल केंद्रीकृत कोर बैंकिंग प्रणाली का रूप लिया, जिसने बैंकों को महज
पैसे के लेन देन से आगे बढ़कर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के महारथी बना दिया। और वो रेस्टोरेंट एनालॉजी से हमने सॉफ्टवेयर की लेयर्स भी समझी के लिए है वो सुरक्षा की रीढ़ हैं। और अंत में हमने ये जाना कि कैसे एपीआई और ओमनी चैनल तकनीक ने नियो बैंकों को जन्म दिया, जहां पूरी बैंक शाखा एक स्मार्टफोन स्क्रीन में सिमट गई है। अगर देखा जाए तो ये सिर्फ मशीनों का विकास नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था के तंत्र का पूरा नवनिर्माण है।